Hello students, good morning to everyone and again welcome in our class of reproduction. बेटा हम reproduction के अंदर स्टडी कर रहे हैं reproductive health of the human beings. From the last videos or from the last June class, we are studying about the reproductive health. And in the previous video, we have discussed about contraception. इसी बारे में स्टडी किया हमने. Contraception, all of those methods which are used to prevent the pregnancy are known as contraception or contraceptive methods, and there are different kind of the device which are used as a contraception. जो थोड़ा सा मैं आपको रिकॉल कराता हूँ, हमने किस किस के बारे में स्टडी किया था. द contraceptive method हमने जो फर्स्ट डिस्कस किया था that was natural method, and natural method में कौन कौन से टाइप्स थे बेटा. फर्स्ट वन was the lactational amenorrhea. Lactational amenorrhea. Second one was periodic abstinence, and third one is coitus interruptus method और withdrawal method. ठीक है. लैक्टेशनल अमीनोरिया में क्या बताया था कि जो एक लैक्टेटिंग मदर होती है उसके अंदर टेम्परेरी स्टॉपेज हो जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, एंड इन ड्यूरिंग दैट पीरियड देयर विल बी नो चांस ऑफ द प्रेगनेंसी, एंड इट इज़ इफेक्टिव फॉर द 6 मंथ. ठीक है, ये 6 मंथ के लिए इफेक्टिव मेथड होगा. पीरियोडिक एब्स्टिनेंस ने क्या बताया था कि सेफ पीरियड कहते हैं इसे, जो ओव्यूलेटरी पीरियड होता है, फर्टिलिटी पीरियड होता है 14 to 17 डेज को पीरियड को छोड़ के, इससे पहले और बाद वाला पीरियड है वो सेफ पीरियड माना जाएगा बिकॉज उस ड्यूरेशन में कोई एग रिलीज नहीं होता है. और कोइटस इंटरप्टस को विड्रॉल मेथड कहते हैं कि इजैक्यूलेशन ऑफ द सीमेन आउटसाइड द बॉडी. ठीक है, इजैक्यूलेशन के जस्ट बिफोर पेनिस को विड्रॉ किया जाता है और सीमेन को आउटसाइड द बॉडी रिलीज किया जाता है. ये फर्स्ट मेथड था बेटा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में, नेचुरल मेथड. सेकेंड जो हमने डिस्कस किया था दैट वाज बैरियर मेथड. बैरियर मेथड के अंदर हमने बहुत सारे फिजिकल डिवाइस के बारे में डिस्कस किया था. देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ द फिजिकल डिवाइस विच प्रिवेंट द मीटिंग ऑफ द स्पर्म एंड द ओवम, एंड दिस फिजिकल डिवाइस आर ऑफ डिफरेंट काइंड बोथ इन द मेल एंड फीमेल. फीमेल में फीमेल कॉन्डोम इज नोन एज फेमिडोम, सर्वाइकल कैप, वॉल्ट, etc. These are the physical device which are used to prevent the meeting of the woman's sperm and the ovum. And third method that we discussed about is IUDs, intrauterine device. इंट्रायूटेराइन डिवाइस में हमने इनर, जिसके अंदर एग्जाम्पल बताया था आपको लिप्स लूप. सेकेंड हमने पढ़ा हार्मोन रिलीजिंग इन आईयूडीज. हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज में there is a well known example of LNG-20, and third one was copper releasing IUDs, and copper releasing IUDs में हमने डिस्कस किया copper T. there are different kind of the copper T's, copper T5, multi-loaded copper T 375, 275, etc. and all of these device क्या करते हैं, they prevent fertilization. कैसे, स्पर्म की फेगोसाइटोसिस को इंक्रीज कर देंगी, एंड ऑल्सो प्रिवेंट, क्या प्रिवेंट करेंगी बेटा, ओव्यूलेशन प्रिवेंट करेंगी. ठीक है. फिर इसके बाद हमने फोर्थ में क्या डिस्कस किया था, ओरल पिल्स. ओरल पिल्स क्या किसकी बनी होती हैं, दे आर हार्मोन कंटेनिंग पिल्स. ये कैसी होती है बेटा, हार्मोनल पिल्स होती हैं, आइदर ऑफ एस्ट्राजन अलोन or of the progesterone alone or with the combination of both. या तो अकेले एस्ट्राजन या अकेले प्रोजेस्टेरोन या दोनों के कॉम्बिनेशन की मिलकर बनी होती है. इनमें वेल नोन एग्जाम्पल आते हैं माला डी, माला एल, etc. एक बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है सहेली. सहेली इज ए नॉन स्टीरॉयड पिल. दिस इज ए नॉन स्टीरॉयड पिल्स. ठीक है. ये इंडिया में कहाँ पे बनाई गई थी, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट CDRI लखनऊ. ठीक है. इसके अंदर डेवलप किया गया था सहेली को,
जो कि एक नॉन स्टीरॉयड पिल्स होती है, कोई स्टीरॉयड हार्मोन्स इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होते हैं, स्टिल इट प्रिवेंट द प्रेगनेंसी। किस तरीके से प्रिवेंट करती है, ऊपर लिखते हैं हम एक बार ओरल पिल्स के बारे में कि ओरल पिल्स कॉन्ट्रासेप्शन की तरह कैसे काम करेंगे, कैसे क्या क्या करते हैं भाई ओरल पिल्स। ओरल पिल्स किस तरीके से इफेक्टिव होंगे, सबसे पहले वो क्या करेंगे, या तो वो ओव्यूलेशन को ही प्रिवेंट कर देते हैं, आइदर दे प्रिवेंट द ओव्यूलेशन और दे काज एन ओव्यूलेशन, कि ओव्यूलेशन है वो बहुत कम या ऊपर नीचे कर देते हैं। सेकेंड थिंग क्या करेंगे बेटा, दे मेक द अनसूटेबल एंडोमेट्रियम, वो एंडोमेट्रियम लेयर को अनसूटेबल कर देते हैं फॉर द इम्प्लांटेशन, कि उसके अंदर क्या ना हो पाए, इम्प्लांटेशन ही ना हो पाए। जब एंडोमेट्रियम ही खराब होगी तो इम्प्लांटेशन नहीं हो पाएगा। या फिर वो क्या कर देते हैं, जो फैलोपियन ट्यूब है दे इंक्रीज द मोटिलिटी ऑफ फैलोपियन ट्यूब, और फैलोपियन ट्यूब की मोटिलिटी को इंक्रीज करने की वजह से वो इमेच्योर एग को रिलीज करवा देते हैं। ये क्या करेंगे, दीज ऑल आर द डिफरेंट वेज बाय विच ओरल पिल्स एक्ट एज द कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। ठीक है, इसके साथ में बेटा कुछ पिल्स होती हैं जिनको इमरजेंसी पिल भी कहा जाता है। देयर आर सम इमरजेंसी पिल्स, और इमरजेंसी पिल्स को मॉर्निंग आफ्टर पिल भी कहा जाता है। दे आर ऑल्सो नोन एज मॉर्निंग आफ्टर पिल्स। ये कौन सी पिल्स होती हैं, जो अनप्रोटेक्टेड कोइटस के बाद यूज की जाती हैं। दे आर यूज्ड आफ्टर द अनप्रोटेक्टेड सेक्स और कोइटस, और ये भी किस लिए यूज की जाती हैं, दे प्रिवेंट द प्रेगनेंसी। इनमें कॉमन एग्जाम्पल कौन कौन से आते हैं, इनमें कॉमन एग्जाम्पल आते हैं आई पिल, U172, ये अनप्रोटेक्टेड कोइटेक्स के विदिन 72 आवर्स में लेनी होती है, विदिन 72 आवर्स में ली जाती हैं, तो ये इम्प्लांटेशन नहीं होने देती हैं, इम्प्लांटेशन को प्रिवेंट करते हैं। दीज आर द डिफरेंट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जो हम ऑलरेडी जून क्लास के अंदर स्टडी कर चुके हैं बेटा। अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर नेक्स्ट एस्पेक्ट्स को। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ MTPs के बारे में। कई बार क्वेश्चन आपके MTP से भी पूछा जा सकता है, या फिर MTP की फुल फॉर्म क्या होती है। ठीक है, MTP की फुल फॉर्म क्या होती है बेटा, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जिसको एक इन शॉर्ट हम अबॉर्शन कहते हैं। ठीक है, ये MTPs क्यों की जाती है, अगर डेवलपिंग फिटस इस तरीके अबनॉर्मल हो, या उसमें कोई जेनेटल डिसऑर्डर हो, या फिर डेवलपिंग फिटस की वजह से मदर को क्या हो जाए, हार्म हो जाए, या फिर बेटा एक क्या होती है एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है, उस केस में भी किया जाता है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब क्या होता है, हमने क्या बताया था आपको कि जो इम्प्लांटेशन है वो मदर के यूट्रस में होता है ना। ये आपको डायग्राम बताया हुआ है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, यहाँ पे ये आपको यूट्रस बताया हुआ है। तो इम्प्लांटेशन यहाँ यूट्रस में होता है, मतलब यूट्रस के पावर स्ट्रेचिंग पावर होती है कि जैसे जैसे फिटस डेवलप करेगा यूट्रस डायलेट करता चला जाता है और फिटस की ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है। लेकिन अगर ये इम्प्लांटेशन जस्ट इमेजिन फैलोपियन ट्यूब में हो जाए और फैलोपियन ट्यूब में फिटस की ग्रोथ होनी शुरू हो जाए, तो फैलोपियन ट्यूब के पास तो स्ट्रेचिंग पावर है नहीं, एक टाइम के बाद क्या कर जाएगी, फैलोपियन ट्यूब ब्रस्ट कर जाएगी और उस वजह से डेवलपिंग फिटस और मदर दोनों की डेथ होने के चांसेस हो जाते हैं। तो इस टाइप की जो प्रेगनेंसी होती है उसको रिमूव किया जाता है, उसका अबॉर्शन किया जाता है। दैट काइंड ऑफ प्रेगनेंसी इज नोन एज एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी हम किसे कहते हैं, व्हेन इम्प्लांटेशन टेक प्लेस, कहाँ पे हो जाए बेटा, इम्प्लांटेशन टेक प्लेस इन द फैलोपियन ट्यूब। अगर इम्प्लांटेशन फैलोपियन ट्यूब के अंदर हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं बेटा, उसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। उस केस में भी MTP की जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, तो बेटा इस केस में भी क्या किया जाता है, MTP को अलाउ किया जाता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो MTP है वो इंडिया के अंदर कब लीगलाइज्ड की गई थी, 1971 के अंदर
in 1971 it was legalized in the India. इंडिया में 1971 में लीगलाइज की गई थी अंडर द फॉलोइंग कंडीशन कि या तो डेवलपिंग, या तो क्या हो बेटा कि डेवलपिंग फिटनेस है वो अबनॉर्मल हो, या डेवलपिंग एम्ब्रियो अबनॉर्मल हो, या फिर अभी अभी आपको बताया कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो, या फिर डेवलपिंग फिटनेस है, डेवलपिंग फिटनेस बिकम्स हार्मफुल टू द मदर। हार्मफुल टू द मदर मतलब क्या है इसका कि कई बार ऐसा होता है कि उसकी वजह से मदर को डेंजर हो सकता है कि अब नॉर्मल टाइप की प्रेगनेंसी हो जाती है, इनकेस उसमें एमटीपी को अलाउ किया जाता है। एक केस आता है कि कई बार लोग क्या करते हैं कि सेक्स को डिटरमाइन करके कि वेदर द डेवलपिंग फिटस इज मेल और फीमेल, तो उस केस में फीमेल फिटिसाइड कर देते हैं, और वो फीमेल फिटिसाइड है वो क्या होता है उसको आज के टाइम पे क्या कर दिया गया है, बैन कर दिया गया है, और उसको पनिशेबल भी कर दिया गया, ठीक है। उसके लिए भी एक एक्ट बनाया गया था। तो बात यहाँ पे क्या हो रही है, एमटीपी को जो लीगलाइज किया गया था उसके अकॉर्डिंग अप टू द फर्स्ट 12 वीक एमटीपी इज कंसिडर्ड सेफ। मतलब जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है, क्या कहते हैं हम, जो पहले 3 मंथ होते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर है, उसके केस में एमटीपी को क्या कर दिया गया है भाई, तब तक एमटीपी सेफ मानी जाती है, ठीक है। और जो रेप के थ्रू भी जो प्रेगनेंसी होती है, द प्रेगनेंसी विच आर कॉज्ड ड्यू टू द रेप, उस केस में भी एमटीपी को क्या कर दिया गया है, लीगलाइज्ड कर दिया गया है। तो ये एमटीपी होती है जिसमें आर्टिफिशियली प्रेगनेंसी को मेडिकली सर्जिकली अबॉर्शन किया जाता है, टर्मिनेट किया जाता है प्रेगनेंसी को, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। कब ये लीगलाइज हुई, कितने मंथ तक, कितने वीक तक ये सेफ मानी जाती है। सेकेंड ट्राइमेस्टर में जो प्रेगनेंसी जो एमटीपी की जाती है वो काफ़ी रिस्की बन जाती है, ठीक है बेटा। अब इसके बाद मैं आपको एक छोटी सी टर्म बताती हूँ जिसका नाम है अमीनोसेंटेसिस। कई बार 1 नंबर में टर्म पूछी जा सकती है, या फिर एमसीक्यूज के फॉर्म में उससे क्वेश्चन आ जाते हैं अपनी एनटीएससी के अंदर। व्हाट इज अमीनोसेंटेसिस? अमीनोसेंटेसिस का मतलब क्या होता है बेटा? अमीनोसेंटेसिस एक ऐसा फिनोमिना होता है जिसके अंदर हम एक डेवलपिंग फिटस के अंदर होने वाली जेनेटिक अबनॉर्मेलिटीज़ को और दूसरी जो भी उसमें हेरिडिटरी डिजीज़ है उनको हम चेक कर सकते हैं। उसमें क्या किया जाता है कि मान लो ये डेवलपिंग फिटस है, इसके चारों तरफ एक लेयर होती है जो इसको प्रोटेक्ट करके रखती है, उस लेयर का नाम होता है एमिनियोम। कौन सी लेयर? एमिनियोम। इनके बीच में एक कैविटी डेवलप होती है जिसका नाम होता है एमिनियोटिक कैविटी, और उस एमिनियोटिक कैविटी में एक फ्लूइड फील्ड रहता है, और उस फ्लूइड का नाम क्या होता है? एमिनियोटिक फ्लूइड, ठीक है। और ये एमिनियोटिक फ्लूइड क्या करता है? ये एमिनियोटिक फ्लूइड इस डेवलपिंग फिटस को या डेवलपिंग जो एम्ब्रियो है उसको किसी भी तरीके के मैकेनिकल शॉक से प्रोटेक्ट करके रखता है, उसको डेसिकेशन से प्रोटेक्ट करके रखता है। तो डॉक्टर क्या करते हैं, नीडल की हेल्प से इस एमिनियोटिक फ्लूइड को निकाल देते हैं, और इस एमिनियोटिक फ्लूइड के अंदर कुछ सेल्स एम्ब्रियो की भी होती हैं, और उन एम्ब्रियोनिक सेल को स्टडी किया जाता है, और उसमें क्रोमोसोमल नंबर को स्टडी किया जाता है। अगर उसमें क्रोमोसोम्स कोई ज़्यादा या कम है तो इसका मतलब उस ऑर्गेनिज्म में कोई ना कोई जेनेटिक डिसऑर्डर होगा। और लेकिन बेटा इस तरीके को तो हम इसको यूज़ किस लिए किया गया था? कोई भी टाइप की अबनॉर्मेलिटीज़, कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर, कोई भी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर को आइडेंटिफाई करने के लिए। लेकिन बाद में लोग इस एमिनोसेंटेसिस को मिसयूज़ करने लग गए थे, क्योंकि जब क्रोमोसोम नंबर पता चल जाते हैं तो उससे डेवलपिंग फिटस के सेक्स को भी डिटरमाइन कर लिया जाता है, और अगर डेवलपिंग फिटस फीमेल होती है तो उसकी एमटीपी करवा दी जाती है, उसको किल कर दिया जाता है, एंड दैट इज़ नोन एज फीमेल फिटिसाइड। उसको हम क्या नाम देते हैं? फीमेल फिटिसाइड। और इसी वजह से बाद में एमिनोसेंटेसिस को क्या कर दिया गया था? बैन कर दिया गया था, बिकॉज बहुत सारी जो गर्ल चाइल्ड थी वो बर्थ से पहले ही किल कर दी जाती थी उसके सेक्स को डिटरमाइन करने के बाद। तो समझ में आया व्हाट इज एमिनोसेंटेसिस? एमिनोसेंटेसिस इज द प्रोसेस in which amniotic fluid is taken out, and it is used to
स्टडी द genital disorder in the developing fetus, कि डेवलपिंग फिटस के अंदर कोई जेनाइटल डिसऑर्डर तो नहीं है, उसको चेक किया जाता है इस एमिनोसेंटेसिस के थ्रू, ठीक है। बट नाउएडेज इट इज़ बैन, इसको बैन क्यों कर दिया गया है, इसका रीजन क्या होगा, बिकॉज ऑफ गर्ल फीटिसाइड का मतलब क्या होता है, आफ्टर knowing the sex of developing fetus, the girl child is get aborted and this is known as girl feticide। इस वजह से अमीनोसेंटेसिस को क्या कर दिया गया, बैन कर दिया गया। अब अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछ लिया जाए कि मेल और फीमेल डेवलपिंग फिटनेस कौन सा है, ये कैसे पता लगाया जाए, तो उसको हम क्या नाम देते हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन। क्या क्वेश्चन आ जाता है बेटा, हाउ टू डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द ह्यूमन फीटस, या ह्यूमन बीइंग्स के अंदर सेक्स को कैसे डिटरमाइन किया जाता है। ध्यान से सुनेंगे, यहाँ से भी ना आपके सीबीएसई में क्वेश्चन आता है डायरेक्ट कि ह्यूमन बीइंग्स के अंदर सेक्स को कैसे डिटरमाइन किया जाता है। तो ह्यूमन बीइंग्स में टोटल नंबर ऑफ क्रोमोजोम कितने होते हैं बेटा, 46, सबको पता है। उनमें से मेल के अंदर 44 तो ऑटोजोम्स होते हैं, 46 में बेटा 44 क्रोमोजोम होते हैं ऑटोजोम्स, और 2 क्रोमोजोम्स होते हैं एलोजोम्स। एलोजोम्स का मतलब होता है सेक्स क्रोमोजोम, जो सेक्स को डिटरमाइन करते हैं। मेल में 44 ऑटोजोम्स प्लस में 2 सेक्स क्रोमोजोम XY, जबकि फीमेल में 44 ऑटोजोम और 2 क्रोमोजोम सेक्स क्रोमोजोम XX। ये जीनोटाइप होता है मेल का और फीमेल का, ठीक है। अब यहाँ पे जब गैमेट बनते हैं, यहाँ पे जब गैमेट की फॉर्मेशन होती है तो सारे क्रोमोसोम सेपरेट हो जाते हैं और 2 टाइप के गैमेट बनते हैं। मेल में 22+X और 22+Y, ये 2 टाइप के स्पर्म होंगे ह्यूमन के मेल में, और फीमेल में सिर्फ एक ही टाइप का गैमेट बनेगा 22+X 22+X। अब क्वेश्चन क्या आता है कि वेदर दैट डेवलपिंग fetus is male or female, it's depend on the sperm और it depend on the ovum। देखो बेटा, चाहे गर्ल बने चाहे बॉय बने, फीमेल से हमेशा एक ही क्रोमोजोम आता है, एक ही गैमेट आता है 22+X वाला। तो इट इज़ द मेल विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ द डेवलपिंग फिटस। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि जनरली हमारी सोसाइटी में फीमेल को रिस्पॉन्सिबल माना जाता है कि फॉर गिविंग द बर्थ ऑफ द गर्ल चाइल्ड। क्या ये सही है? दिस इज टोटली रॉन्ग, बिकॉज फीमेल डज नॉट कंट्रीब्यूट एनी डिफरेंट गैमेट, एनी डिफरेंट क्रोमोजोम टू द गर्ल और द बॉय। इससे सिर्फ और सिर्फ एक ही गैमेट आएगा 22+X। बट मेल से क्या आते हैं, 2 आते हैं। किस तरीके के चांस बनते हैं, हम एक चैप्टर बोर्ड बनाते हैं, या आप हेरिडिटी वाला डिजीज़ है ना, हेरिडिटी वाला चैप्टर नेक्स्ट, उसमें आपको ये सब चीज़ें बहुत आसानी से करनी आ जाएंगी। आप यहाँ पे देख लेंगे, देखो मेल के गैमेट क्या है बेटा, 22+X और 22+Y। इधर फीमेल के गैमेट क्या है, 22+X 22+X। ये तो किसके हैं, मेल के सिंबल मेल के लिए यूज़ किया जाता है और ये सिंबल फीमेल के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब डेवलपिंग फिटनेस क्या होगा, जब इन दोनों के क्रोमोसोम मिक्स करेंगे, देखो ये और ये मिक्स करें तो कितने हो गए भाई 44+XX, ये क्या हो जाएगी, दिस इज फीमेल। ये और ये मिक्स करेंगे तो 44+XY, ये क्या होगा, दिस इज मेल। यहाँ पे देखो 44+XX, ये क्या होगा, अगेन फीमेल। और ये वाले क्या होंगे बेटा 44+XY, ये क्या हो जाएगा, मेल। तो 50-50% चांस है। देखो यहाँ पे 2 तो क्या बन रही हैं, 2 तो फीमेल बन रही हैं और 2 क्या बन रहे हैं, मेल बन रहे हैं। तो इट इज जस्ट ए बाई चांस प्रोसेस। 50-50% रेशियो होता है मेल और फीमेल बनने का।
अब डेवलपिंग फिटनेस नेक्स्ट जनरेशन में मेल बनेगा कि फीमेल बनेगा, इनके 50-50% चांस होते हैं, कुछ भी हो सकता है। इट्स टोटली डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ द स्पर्म दैट फ्यूज विद द एग। कि स्पर्म अगर एक्स वाला फ्यूज करेगा तो क्या बनेगी फीमेल, और अगर स्पर्म वाई वाला फ्यूज करेगा तो क्या बनेगा मेल। तो मतलब मेलनेस के लिए जो मेनली रिस्पॉन्सिबल है दैट इज द वाई क्रोमोजोम। वाई क्रोमोजोम है जो मेनली मेलनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और फीमेलनेस के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो तो क्या है, उसमें तो 2 एक्स क्रोमोजोम होते हैं। और वाई क्रोमोजोम पे भी बेटा मेनली एक SRY जीन होता है। कौन सा जीन होता है, SRY जीन, जिसकी वजह से टेस्टिस की फॉर्मेशन होती है, और इस तरीके से हम ह्यूमन बींग्स के अंदर सेक्स को डिटरमाइन करते हैं। तो क्वेश्चन क्या आता है, हाउ टू डिटरमाइन द सेक्स इन द ह्यूमन बींग्स। उसके लिए आपको एक कंप्लीट फ्लो चार्ट ये बताना होगा कि ह्यूमन बींग्स में एलोजोमिक सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, क्रोमोजोमल होता है, इतने क्रोमोजोम होते हैं, इतने ऑटोजोम, इतने एलोजोम, ये मेल होता है, ये फीमेल होता है, गैमेट इस तरीके के बनेंगे, और कौन सा किसके साथ फ्यूज करता है उसी के लिए आपकी सेक्स डिटर्मिनेशन किया जाता है। ठीक है बेटा। लास्ट रिप्रोडक्टिव हेल्थ में आपको STDs और ARTs के बारे में बताएंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक आप इतना नोट करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।